हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्लाउड, साइक्लोन, विंड एंड मॉनसून से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन को सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है और यहाँ पे 100+ क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको हिंदी लैंग्वेज में भी इसका नोट्स मिल जाएगा। ये जो टॉपिक है इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, लेकिन अगर आपने क्लाइमेटोलॉजी वाली वीडियो देखी है जो कि मैंने इसके पहले ही अपलोड की है तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। इसी वजह से क्वेश्चंस को सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही इसका आंसर देखिएगा और आपके जितने भी स्कोर होंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर यहाँ पे हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एसएससी जेईई 2024 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंडियन पेनिनसुलर रीजन नॉट शोइंग ड्रास्टिक चेंज ड्यूरिंग विंटर्स एंड हैविंग ए मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो इंडियन पेनिनसुलर रीजन है यहाँ पे विंटर्स के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज क्यों नहीं होता और यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर क्यों होता है, इसका आपसे रीज़न पूछा है। तो सबसे पहले हमारे इंडिया का जो ये वाला रीजन आता है जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, इसको हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला और यहाँ पे सी की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर होता है। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी की वजह से यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोस्टल एरियाज को देखेंगे तो वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे आपसे पूछा है कि साउथ वेस्ट मानसून का जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है इसकी वजह से किस जगह पे बारिश होती है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है इसके 2 ब्रांच होते हैं, एक होता है अरेबियन सी ब्रांच और एक होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यहाँ जो है अरेबियन सी वाला ब्रांच, इसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स के पास में बारिश होती है और इस साइड में भी थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। वहीं पर जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होता है इसकी वजह से वेस्ट बंगाल में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल होती है। राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी, कोलकाता में बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से रेनफॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर दी 2 मेजर ब्रांचेस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून होता है इसके 2 मेजर ब्रांचेस कौन से हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अरेबियन सी ब्रांच एंड दी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये दोनों साउथ वेस्ट मानसून के ब्रांचेस होते हैं जिनको हम एडवांसिंग मानसून भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, What makes countries near the equator hotter than those which are away from the equator? यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी कंट्रीज़ इक्वेटर के पास में होती हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट क्यों होती हैं, गर्म क्यों होती हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट एंड मोर सनलाइट। जो एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, यहाँ पे सन की डायरेक्ट सन रेज आती हैं, इस वजह से यहाँ की जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मंथ आर नोन फॉर द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस मंथ को हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं या फिर उसका सीजन होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर एंड नवंबर के टाइम पे रिट्रीटिंग मानसून देखने को मिलता है जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। इसी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से तमिलनाडु का जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है और चेन्नई में विंटर्स के टाइम पे फ्लड भी आती हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसको हम एडवांसिंग मानसून कहते हैं और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है उसको हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं और ये होता है विंटर्स के टाइम पे
और साउथ वेस्ट मानसून जो होता है ये समर्स के टाइम में आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में क्लास में डिस्कस की हैं, तो सबसे पहले आपको क्लास देखना है, उसके बाद ही इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हॉट आउटसाइड, इट इज़ क्लाउडी एंड रेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज़ द मंथ ऑफ जून, विच सीजन इज़ इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्मी है, क्लाउडी है और बारिश भी हो रही है और ये जून का महीना है, तो इस टाइम पे कौन सा सीज़न होगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉनसून के टाइम पे आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हम एसएससी एमटीएस 2024 के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इज इंक्लूडेड इन द एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहने कि कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल में आता है। एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल का मतलब कि वहाँ पे सफिशिएंट या पर्याप्त बारिश नहीं होती। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख जो है ये इनएडिक्वेट रेनफॉल रिसीव करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द महावत टर्म इज एसोसिएटेड विथ विच सीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महावत टर्म है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किस सीजन से रिलेटेड है। तो मैंने आपको कहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रेनफॉल और स्नोफॉल रिसीव होती है, तो इसी को लोकल टर्म में महावत कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, विंटर्स के टाइम पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रेनफॉल होगा उसको महावत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लाइज इन द रेन शैडो रीजन ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पे कह रहे हैं कि अरेबियन सी ब्रांच जो होता है साउथ वेस्ट मानसून का, इसकी वजह से कौन सा स्टेट रेन शैडो एरिया में आता है। रेन शैडो एरिया में आने का मतलब कि वहाँ पे बारिश नहीं होती। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में इसकी वजह से रेनफॉल नहीं होती, तो ये रेन शैडो रीजन में आता है। हमने डिस्कस किया था कि जो अरेबियन सी ब्रांच होता है साउथ वेस्ट मानसून का, ये वेस्टर्न घाट से टकरा के इसी साइड में बहुत ज़्यादा रेनफॉल कर देता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु रेन शैडो एरिया में आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीजन एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजी के हिसाब से कौन सा इंडिया में एक सीजन नहीं है। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है द कोल्ड वेदर सीजन, यानी कि विंटर्स की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में विंटर होता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, तो बिल्कुल ये मानसून सीजन भी इंडिया में होता है। हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन, ये भी इंडिया में होता है, लेकिन इक्वेटोरियल सीजन जैसा कोई भी सीजन इंडिया में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एडवांसिंग ऑफ मानसून इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज रिसीव रेनफॉल आफ्टर 15th जून एवरी ईयर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया में जो एडवांसिंग मानसून होता है, जिसको कि साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, इसकी वजह से किस सिटी में 15th जून के बाद रेनफॉल होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपुर में 15th जून के बाद रेनफॉल होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून होता है इसकी वजह से सबसे पहली रेनफॉल कहाँ पे होती है, तो जून के फर्स्ट वीक में पहली रेनफॉल केरला में होती है। उसके बाद जब यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में ये जो मॉइस्चर लेडन विंड होती हैं, इनकी वजह से रेनफॉल हो जाती है, तो ये यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ना स्टार्ट करती हैं, तो 15th जून के बाद में जयपुर में रेनफॉल देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया में इसकी वजह से रेनफॉल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन केरला एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका द प्री मॉनसून सावर इज नोन एज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि केरला और कर्नाटका के कोस्टल एरियाज में जो प्री मॉनसून सावर होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैंगो की यहाँ पे अर्ली राइपनिंग हो जाती है। अगला क्वेश्चन,
विच इज़ द जेट स्ट्रीम दैट ब्रिंग्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस टू इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी जेट स्ट्रीम है जो कि इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर के आती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है, जो वेस्ट की साइड से आ रही होती है, ये मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इंडिया में लेकर के आती है। और जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया के हिमालयाज से टकराते हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है, और जैसे ही ये बढ़ते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ तो वहाँ पे विंटर्स में रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड but sometime this phenomenon gets reversed in the troposphere. This phenomenon is known as। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जनरली जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो हाइट के साथ में यहाँ पे ड्रॉप होता है, लेकिन कभी कभार ये जो फिनोमेना होता है ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। इसके बाद यहाँ पे हम एसएससी सीपीओ के क्वेश्चन करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लू विंड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन क्लाइमेट। यहाँ पे आपसे लू विंड के बारे में पूछा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। दे ब्लो इन दी समर सीजन। ये जो लू विंड्स होती हैं ये नॉर्थ इंडिया की लोकल विंड है जो कि आपको समर्स के टाइम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट कंटेन्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिक्रीजिंग एवरेज एनुअल रेनफॉल के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट सीक्वेंस में इसको सेलेक्ट करना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा रेनफॉल असम में होती है, उससे भी कम रेनफॉल बिहार में होगा और सबसे कम रेनफॉल राजस्थान में होगा। यहाँ पे आप इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। जो राजस्थान होता है इसमें ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती और वेस्ट बंगाल में बिहार से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो इसको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन नॉर वेस्टर्स आर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं लोकल विंड्स वाले में। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकल स्टॉर्म जो होता है समर्स के टाइम पे, इसमें नॉर वेस्टर्स क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। द ड्रीडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म इन बंगाल एंड असम। बंगाल एंड असम में इवनिंग में थंडरस्टॉर्म्स आते हैं बहुत ही डेंजरस, उनको नॉर वेस्टर्स कहते हैं। अब इनको बंगाल एंड असम में भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। बंगाल में जो नॉर वेस्टर्स आते हैं इनको काल बैसाखी कहते हैं, और असम में जो नॉर वेस्टर्स आते हैं उनको बारदोली चीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स इनिशियल रेनफॉल बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मॉनसून। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसको कि अरेबियन सी ब्रांच से पहले रेनफॉल रिसीव होती है स्टार्टिंग के टाइम पर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। केरला में जो साउथ वेस्ट मॉनसून का अरेबियन सी ब्रांच है उसकी वजह से सबसे पहले रेनफॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज नॉट एसोसिएटेड विद मॉनसून्स इन इंडिया। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा फिनोमेना इंडियन मॉनसून से रिलेटेड नहीं है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है अरेबियन सी ब्रांच, तो ये इंडियन मॉनसून से रिलेटेड है क्योंकि इसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये इंडियन मॉनसून से रिलेटेड नहीं हैं क्योंकि ये ओरिजिनेट होते हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास, और जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है उसके द्वारा ये यहाँ पे लाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है क्लाउड बर्स्ट, तो क्लाउड बर्स्ट इंडियन मॉनसून से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कभी कभार ना बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और हम कहते हैं कि बादल फट गया है, तो जो क्लाउड बर्स्ट है ये तो इंडियन मॉनसून से रिलेटेड है। ब्रेक इन रेनफॉल जो है
ये भी इंडियन मॉनसून से रिलेटेड है। जून से सितंबर के टाइम पे जब रेनफॉल बहुत कम हो जाती है, जब रेनफॉल में डिक्रीज हो जाता है, उसको हम ब्रेक इन रेनफॉल कहते हैं। तो ये इंडियन मॉनसून से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है इंडिया में जो कि हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल रिसीव करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में जो मौसिनराम नाम की जगह है वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और वो लोकेटेड है खासी हिल्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम जो क्वेश्चन करेंगे वो एसएससी सीजीएल 2024 के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज़ द कोलोक्वियल टर्म टू डिस्क्राइब द अकरेंस ऑफ प्री मॉनसून रेन्स इन इंडिया स्पेशली इन पार्ट्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। यहाँ पे ये जो कोलोकियल है इसका मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में जो प्री मॉनसून सावर केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको मैंगो शावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द रिट्रीटिंग मॉनसून इन इंडिया। रिट्रीटिंग मॉनसून जो कि विंटर्स के टाइम पे होता है इसको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी कहते हैं। इस टाइम पे मॉनसून इंडिया से वापस जा रहा होता है, तो इससे कौन सी चीज़ रिलेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर हीट रिट्रीटिंग मॉनसून से रिलेटेड है। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जब वापस जाता है इसकी वजह से तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में रेनफॉल होती है विंटर्स के टाइम पे, लेकिन नॉर्थ इंडिया में हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसको हम अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं और वो भी इसी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन इन इंडिया रिसीव्स लेस रेनफॉल इन समर बट हैवी रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू द रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे समर के टाइम में बहुत कम रेनफॉल होती है लेकिन विंटर्स के टाइम पे हैवी रेनफॉल होती है रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से। तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से रेनफॉल होती है जिसमें कि स्पेशली तमिलनाडु आता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे और आप इसको आसानी से कर पा रहे होंगे क्योंकि हमने ना ये सारी चीज़ें अपने क्लास में डिस्कस की हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज दी हॉट विंड लू ब्लो। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो लू होता है ये इंडिया के किस पार्ट में चलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये एक लोकल विंड है जो कि समर्स के टाइम में आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज नोन एज। यही वाला क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दी सदर्न रेंजेस ऑफ विच हिल्स इज मौसिनराम विच रिसीव्स दी हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड लोकेटेड। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मौसिनराम जो जगह है जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है पूरे वर्ल्ड में, ये कहाँ पर लोकेटेड है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये खासी हिल्स में लोकेटेड है, वहाँ के भी सदर्न रेंजेस में। क्वेश्चन नंबर 27, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज नॉट अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे पूछा है कि किसी भी जगह का क्लाइमेट किसकी वजह से प्रभावित नहीं होता। तो हमने डिस्कस किया था कि लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, रिलीफ फीचर इम्पॉर्टेंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन टाइप्स ऑफ सॉइल की वजह से किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, इन विच मंथ इज द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ लोकेटेड अराउंड 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ओवर द गैंगेटिक प्लेन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो ITCZ है ये 20 से 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में यानी कि गैंगेटिक प्लेन के ऊपर में किस मंथ में शिफ्ट होता है।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई के टाइम पर। इंडियन मॉनसून में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ITCZ जो है ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, जहाँ पे आकर के ट्रेड विंड आपस में कन्वर्ज करती हैं, और ये बहुत ही लो प्रेशर वाला जोन होता है। और समर्स के टाइम पे ये इंडिया में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में लो प्रेशर बनता है, और इसी के वजह से साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है। अगला क्वेश्चन, द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज। यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनको हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उसको हम विली विलीज के नाम से जानते हैं। हरिकेन हम इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन में, साइक्लोन बोला जाता है इंडिया में, टाइफून बोला जाता है साउथ चाइना सी के आसपास और जापान में भी। अगला क्वेश्चन, द वेरिएशन बिटवीन ए हाई एयर टेम्परेचर एंड ए लो टेम्परेचर दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेम डे इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हाई एयर टेम्परेचर और लो एयर टेम्परेचर होता है, इनमें जो आपको वेरिएशन देखने को मिलता है सेम डे में, उसको हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ये डेली होता है, इसको डायअर्नल टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन हम करेंगे वो CHSL 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस किसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को आप ऐसे याद रखिए कि ये बिन मौसम बरसात होते हैं, यानी कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जब विंटर्स के टाइम पे रेनफॉल होती है तो वो इन्हीं के वजह से होती है, या फिर जो हमारे हिमालयाज हैं वहाँ पे स्नोफॉल में भी इनका रोल रहता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन। यहाँ पे कहने की ओरोग्राफिक रेनफॉल कब होती है। तो हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल में इसको डिस्कस किया था कि जब कोई भी माउंटेन एरिया होता है, यहाँ से मॉइस्चर लेडन विंड टकराती हैं और माउंटेन के इसी साइड में बारिश कर देती हैं, तो इसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस ए माउंटेन। इनकी वजह से जो रेनफॉल होगी वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लाइमेट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्लाइमेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो ये भी बिल्कुल सही है। इंडिया में ना ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ऐसा इस वजह से क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल एरियाज में आता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये आता है सब ट्रॉपिकल एरिया में। ऑप्शन सी है यहाँ पर, कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन एज कम्पेयर टू द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिया के जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर में आपको कम वेरिएशन देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू इंटीरियर ऑफ द कंट्री। यानी कि सी से आप जितना दूर जाएंगे वहाँ पे आपको टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये तीनों सही है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडिया एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग विंटर्स एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो ये कोई भी बता देगा कि इंडिया में सेंट्रल एशिया से ज़्यादा जो है विंटर स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो क्लाइमेट के बारे में ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड से इंडिया को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो जो हिमालयाज होते हैं ये बैरियर की तरह काम करते हैं और सेंट्रल एशिया के कोल्ड विंड को इंडिया में एंटर नहीं करने देते। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन विच ओशियन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न होता है और ये तब होता है जब एक ओशियन है उसका जो सरफेस वाटर है
वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो मैंने आपको ये पढ़ाते हुए बताया था कि आप याद रखिएगा कि अल नीनो में जो पैसिफिक ओशियन का वाटर होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव रेन फ्रॉम द मानसून इन इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया में कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसको कि मानसून की वजह से रेनफॉल रिसीव होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, केरला में सबसे पहले बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस इन इंडिया हैज़ लिटिल डिफरेंसेस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे आपको डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम देखने को मिलेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई एंड तिरुवनंतपुरम। जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे आपको टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट फ्रॉम द। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 के क्वेश्चंस करेंगे जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 38, A western disturbance is the extra tropical storm that brings rainfall over northeast India during winter. From which ocean does this disturbance originate? यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं जिसको कि हम टेम्परेट साइक्लोन भी कहते हैं, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल लेकर के आते हैं। ये कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनका ओरिजिन मेडिटेरेनियन सी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम द टेम्परेट साइक्लोन अराइजिंग फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी दैट कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब। यहाँ पे कहने कि किस क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है टेम्परेट साइक्लोन की वजह से जो कि मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होते हैं और इंडिया में पंजाब में रेनफॉल करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया था कि जो मेडिटेरेनियन सी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ओरिजिन होता है उनकी वजह से इंडिया में जो विंटर्स में रेनफॉल होती है ये राबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड फेज ऑफ द एनसो क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर्स ऑफ द रीजन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब किसी ओशियन का, अब वो कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन की यहाँ पे बात हो रही है, जब पैसिफिक ओशियन का सरफेस वाटर बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा हो जाता है जिसको हम कोल्ड फेज ऑफ द एनसो कहते हैं, तब कौन सी कंडीशन बनती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उस टाइम पे ला नीना की कंडीशन बनती है। और अगर पैसिफिक ओशियन का सरफेस वाटर वार्म हो जाता है तो ये वार्म फेज कहलाता है और इस टाइम पे अल नीनो की कंडीशन बनती है। आपको ये भी याद रखना होगा कि ला नीना जो है ये कोल्ड फेज होता है और जो अल नीनो होता है ये वार्म फेज होता है। अब ये फेज का क्या मतलब है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अल नीनो के टाइम पर जो पैसिफिक ओशियन का वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। वहीं पर जब ला नीना की कंडीशन बनती है तो उस टाइम पे पैसिफिक ओशियन का सरफेस वाटर नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम जो करेंगे वो एसएससी स्टेनो में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 41, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्दर्न इंडिया के किस सीजन में वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट होती हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, विंटर सीजन के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। तो जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो वार्म वाटर बॉडीज़ के ऊपर ही ओरिजिनेट होते हैं।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कम्स अंडर द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। यहाँ पे कहने कि कौन सा स्टेट ऐसा है जो कि कम रेनफॉल के एरिया में आता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात जो है ये लो रेनफॉल वाला एरिया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्लाइमेट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे आपसे करेक्ट वाला पूछा है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, द थार डेजर्ट प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि थार डेजर्ट नहीं, हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट यहाँ पे है, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया रिमेन्स सिमिलर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट पूरे साल सेम रहता है, तो ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है, द वेस्टर्न घाट प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। सही वाला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, द हिमालयाज प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड हवाओं से हिमालयाज हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं ये सभी क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद यहाँ पे हम मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, साइक्लोन एंड क्लाउड के क्वेश्चन होंगे जो कि 2022, 2023 या फिर 2020 में पूछे गए होंगे। यानी कि यहाँ पे हम 2024 के अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, what is the respective percentage of CO2, N2 and O2 in the atmosphere? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है एटमॉस्फेयर में, वो आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2 जो है वो 0.04% है, नाइट्रोजन जो है ये 78.08% है और ऑक्सीजन जो है ये 21% के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ डेली एटमॉस्फेयर वेदर चेंजेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा डेली एटमॉस्फेयर वेदर चेंजेस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फियर में। अगला क्वेश्चन है, द ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की किस लेयर में मिलेगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मीन्स रीजन ऑफ मिक्सिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर के किस लेयर का मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग, यानी यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर जो होता है यहाँ पे बहुत सारी जो गैसेस होती हैं उसका मिक्सचर होता है और वेदर रिलेटेड फिनोमिना यहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। यहाँ पे कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट क्या होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वाला राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि जो ट्रोपोस्फियर होता है इसकी हाइट पोल्स पर बहुत कम होती है जो कि 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पे इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होती है जो कि 18 किलोमीटर है और इनका जो एवरेज होता है वही 13 किलोमीटर होता है जो कि ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फियर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है इट लाइज अबव द मेसोस्फियर, तो पहला स्टेटमेंट जो है यही करेक्ट नहीं है क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फियर है ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर आता है ना कि मेसोस्फियर के ऊपर। एटमॉस्फेयर की लेयर्स की अगर हम बात करें,
सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मेसोस्फियर, और यहाँ पे आ जाएगा थर्मोस्फियर, और यहाँ पे आता है एक्सोस्फियर। तो ये 5 लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ पर है? अबव द ट्रोपोस्फियर, और यहाँ पे लिखा था अबव द मेसोस्फियर, तो ये वाला करेक्ट नहीं होगा और आपसे वही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर डज द मेटेओराइट्स बर्न अपॉन एंटरिंग फ्रॉम स्पेस। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो मेटेओराइट्स होते हैं ये कहाँ पर बर्न होते हैं जब ये हमारे स्पेस में एंटर होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटेओराइट्स बर्न होते हैं मेसोस्फियर में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फियर। यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट हमारे एटमॉस्फियर में प्रेजेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 21%। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं तो इसी वजह से हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपसे पूछा है कि रेडियो ट्रांसमिशन में एटमॉस्फियर का कौन सा लेयर हेल्प करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्मोस्फियर। जो हमारा थर्मोस्फियर होता है इसी का एक पार्ट आयनोस्फियर होता है, और यहाँ पे आयंस होने की वजह से ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट हाइट डू द जेट स्ट्रीम ब्लो इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर मंथ। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस हाइट पर इंडिया में जो जेट स्ट्रीम होते हैं वो विंटर्स के टाइम पर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो जेट स्ट्रीम होते हैं ये रिवर्स ऑफ एयर होते हैं, बहुत ही फास्ट मूविंग एयर करंट होते हैं। तो ये कितनी हाइट पर चलेंगे? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 से लेके 13 किलोमीटर के ऊपर की हाइट में ये चलते हैं अपर ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शील्ड द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे अर्थ को यूवी रेडिएशन से कौन प्रोटेक्ट करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन लेयर जो है ये यूवी से हमें प्रोटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टू गैसेस आर हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फियर। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी 2 गैसेस हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फियर में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये दोनों एटमॉस्फियर में ज़्यादा मात्रा में हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द डैश लाइज अबव द मेसोस्फियर एंड इज ए रीजन इन विच टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ हाइट। यहाँ पे अगर आपको नहीं भी पता है कि इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ में, तो आपको इतना बस याद रखना है कि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि कौन सा एटमॉस्फियर का लेयर है जो कि मेसोस्फियर के ऊपर है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोस्फियर। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, पहले यहाँ पे आता है ट्रोपो, उसके बाद है स्ट्रेटो, फिर यहाँ पे मेसो, थर्मो एंड एक्सो। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मेसोस्फियर के ऊपर कौन आएगा, तो थर्मोस्फियर आता है। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्गन इन अर्थ्स एटमॉस्फियर। यहाँ पे पूछा गया है कि एटमॉस्फियर में आर्गन का परसेंटेज कितना है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नियरली 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते। आपको यहाँ से ना ये वाटर वेपर याद रखना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है या नहीं। तो आप याद रखेंगे कि वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
dash is naturally occurring phenomenon that is responsible for the heating of the earth's surface and atmosphere। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा नेचुरल फिनोमेना है जो कि अर्थ की सरफेस एंड एटमॉस्फेयर के गर्म होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन, द डैश लेयर इज द अपर लिमिट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, इट एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर अप टू 10,000 किलोमीटर्स। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी लेयर है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की अपर लिमिट है और ये कहाँ तक होती है, अप टू 10,000 किलोमीटर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सोस्फीयर जो है ये सबसे अपर लिमिट होती है एटमॉस्फेयर की। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये 10,000 किलोमीटर तक होते हैं, तो आपको ये याद भी रखना होगा, माइल्स में 6200 माइल्स। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन है, सेकेंड नंबर पे कौन सा होगा, ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, जो कि नियरली 21% है और नाइट्रोजन 78% है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच एनवायरमेंटल फिनोमिनन हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा एनवायरमेंटल फिनोमिना है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है तो क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन। हमारा जो ओजोन परत है ये डिप्लीट कर रहा है, इसका क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबव विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज द एक्सोस्फीयर लाई। यहाँ पे आपसे पूछा है कि हमारा जो एक्सोस्फीयर है ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर के ऊपर आता है, तो पहले ट्रोपो, स्ट्रैटो, मीजो, थर्मो, एक्सो। तो थर्मोस्फीयर के ऊपर आता है हमारा एक्सोस्फीयर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जो थर्मोस्फीयर है इसके ऊपर आपको एक्सोस्फीयर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सा होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर सबसे लोवेस्ट लेयर होता है, या फिर ये फर्स्ट लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर का। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है। सारे वेदर फिनोमिना यहीं पर होते हैं और इसको मिक्सिंग रीजन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयनोस्फीयर इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि आयनोस्फीयर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है, रेडियो वेव ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू दी अर्थ बाय दिस लेयर। तो ये तो बिल्कुल सही है, रेडियो वेव का ट्रांसमिशन आयनोस्फीयर की वजह से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इट कंटेन्स चार्ज्ड पार्टिकल। तो ये बिल्कुल सही है, आयनोस्फीयर में चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं और इसी की वजह से रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। ऑप्शन सी है यहाँ पर, इट इज़ आयोनाइज्ड बाय सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन। तो सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से ये आयोनाइज्ड होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ लोकेटेड इमीडिएटली अबव द स्ट्रेटोपॉज। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत है स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है और स्ट्रेटोस्फियर के बाद मीजोस्फियर आता है, तो इनके बीच में आता है स्ट्रेटोपॉज, जबकि ये आयनोस्फियर जो है ये थर्मोस्फियर का पार्ट होते हैं। तो ये स्ट्रेटोपॉज के ऊपर नहीं आते, ये मीजोपॉज के ऊपर लाई करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे नॉट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन and or chemical decomposition of rock of the crust of the earth by certain physical and chemical agencies of the atmosphere is known as। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी रॉक का केमिकल या फिर मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको विथरिंग कहा जाता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन क्लाउड से रिलेटेड भी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 है, नेफोलॉजी इज द साइंस ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेफोलॉजी किसका साइंस है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाउड्स के साइंस को हम कहते हैं नेफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 69, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाई। यहाँ पे कहने कि क्लाउड किससे बनते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। जब भी वाटर का कंडेंसेशन होता है एटमॉस्फेयर में, तब जाके क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच साइकिल शोज द मूवमेंट ऑफ वाटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर को किस साइकिल के द्वारा दिखाया जाता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सिंपल लैंग्वेज में ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, इसमें क्या होता है, जो भी ओशियन का वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद प्रिसिपिटेशन होने के बाद ये जो वाटर है ये अर्थ के सरफेस पे आता है, फिर से यही सारी प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है और इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्लाउड्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लाउड्स जो होते हैं ये बेसिकली किससे बनते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं। यहाँ पे हम क्लाउड और एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब हम पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 72, ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी जो होती है, नमी या आर्द्रता, इसको किससे मेजर करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73, विच रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से जब एयर मास राइज करता है, ऊपर उठता है, तो इस तरीके से जो रेनफॉल होती है इसको हम कौन सा रेनफॉल कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। एटमॉस्फेयर वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल को भी डिस्कस किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक एंड ओरोग्राफिक। माउंटेन की वजह से अगर रेनफॉल होता है तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब है कि जैसे हमारा ओशियन सरफेस का वाटर है वो इवेपोरेट हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद रेनफॉल हुई, तो ये बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन अगर प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये एयर मास राइज करते हैं ऊपर, इसके बाद जो रेनफॉल होती है उसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेन बियरिंग क्लाउड। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेन बियरिंग क्लाउड कौन से होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्बस क्लाउड। आप अच्छे से यहाँ पे याद कर लीजिए कि ये रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच क्लाउड्स आर इंडिकेटर ऑफ नियर फ्यूचर वेदर चेंजेस एंड आर ऑफन कॉल्ड मेयर्स टेल। यहाँ पे कहना है कि कौन से क्लाउड ऐसे होते हैं जो कि फ्यूचर में वेदर चेंजेस को इंडिकेट करते हैं और इनको हम अक्सर मेयर्स टेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अलग लगेगा, इसी वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाता है ताकि डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिले। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि किस टाइप के क्लाउड को मेयर्स टेल कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्रस क्लाउड जो होते हैं इनका थोड़ा सा फिदरी अपीयरेंस होता है, इस वजह से इनको मेयर्स टेल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच क्लाउड्स इज ऑल्सो नोन एज थंडर स्टॉर्म क्लाउड। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस क्लाउड को हम थंडर स्टॉर्म क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को थंडर स्टॉर्म क्लाउड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कन्वर्जन ऑफ गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू लिक्विड इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि गैसियस फॉर्म का जो वाटर है जब ये लिक्विड में चेंज होता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको कंडेंसेशन कहते हैं।
आई थिंक इसको हिंदी में संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेसिपिटेशन किस रूप में होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है। अब आप सोचेंगे कि रेनफॉल जो है ये तो केवल लिक्विड होती है, तो ऐसा नहीं है। जियोग्राफी में रेनफॉल को या फिर जो भी चीज़ें स्काई से नीचे आ रही होती हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन कह देते हैं। और कभी कभार आपने देखा होगा कि हेल स्टॉर्म आते हैं, इसके अलावा स्लीट भी यहाँ पे आता है, रेनफॉल भी होती है। तो प्रेसिपिटेशन सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फॉर्म में होते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन कूलर सर्फेसेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज नोन एज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मॉइस्चर होते हैं जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कूलर सरफेस पे जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं तो इनको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको ड्यू कहते हैं। अब ये जो मॉइस्चर है ये जाकर के किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे ही डिपॉजिट होता है, तब उसको ड्यू बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। हिंदी में इसको नमी या फिर आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ए विजिबिलिटी ऑफ लेस देन 1 किलोमीटर इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि विजिबिलिटी अगर लेस देन 1 किलोमीटर है तो ये किसी चीज़ का डेफिनेशन है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये किसकी डेफिनेशन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉग जो होता है इसमें लेस देन 1 किलोमीटर विजिबिलिटी होती है और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। यानी कि अगर विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से कम है तो आप उसको फॉग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, क्लाउड बर्स्ट इज एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्लाउड बर्स्ट जो बादल फटते हैं जिससे कि एक्सेसिव रेनफॉल होती है ये किससे रिलेटेड है। तो जहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल होगा वो किससे रिलेटेड होगा। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि ये थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी होते हैं और इनके द्वारा रेनफॉल भी होती है। अगला क्वेश्चन है दिस सिर्रस एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ। यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्रस एंड क्यूमुलस किसके टाइप्स होते हैं। तो ये क्लाउड्स के टाइप होते हैं। अगला क्वेश्चन है एरियाज लाइक द सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात, ईस्टर्न तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला कवरिंग ओडिशा, झारखंड, बिहार एंड ईस्टर्न मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल बिटवीन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो जो एरियाज़ हैं जैसे कि गुजरात है, ईस्टर्न तमिलनाडु है, नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है और ईस्टर्न मध्य प्रदेश है, यहाँ पे कितना रेनफॉल होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में ही रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ एन एयर ऑफ सर्टेन वॉल्यूम एट सर्टेन टेम्परेचर टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि एयर की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होल्ड करने की, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और किसी भी एयर में अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है तो उसको हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड एयर है, यानी कि इनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेपर टू द टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टोटल वेट ऑफ मॉइस्ट एयर और जो वाटर वेपर का वेट होता है इसके रेशियो को हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो 3 टाइप्स की ह्यूमिडिटी है इसमें आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके बाद यहाँ पे आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो कि हमने इस क्वेश्चन में देखा, और एक यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। तो
जो भी एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है एयर में उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल अमाउंट जो वर्ड है ये कीवर्ड है, आपको इसमें देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, तो ये वाटर वेपर का जो वेट होता है, ये टोटल वेट जो मॉइस्ट एयर का होता है, इनका रेशियो होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना ये होल्ड कर सकता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये तीनों में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन आपको याद रखना है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होगी उसको हम कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्टर्स आर ड्रीडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म सीन इन। यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर जो होते हैं ये ड्रीडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म होते हैं, बहुत आंधी तूफान आती है इसमें, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल एंड असम में। बंगाल में इनको काल बैसाखी और असम में इनको बारदोली चीरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिव्यूड ड्यूरिंग 2010 to 12 द हाईएस्ट रजिस्टर्ड शेड टेम्परेचर ऑफ डैश वाज रिकॉर्डेड एट अल अजीजिया, लीबिया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रजिस्टर्ड शेड टेम्परेचर अल अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि लीबिया में है। तो कितना टेम्परेचर यहाँ पे था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 58 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर था। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, शेड टेम्परेचर। शेड टेम्परेचर का क्या मतलब होता है, ऐसे एरिया का टेम्परेचर जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँचती। सिंपल लैंग्वेज में जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट रिसीव नहीं होती, जो छाया वाला एरिया होता है, वहाँ के टेम्परेचर को हम शेड टेम्परेचर बोलते हैं। और इससे जो भी वेदर होता है उसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पे प्रेडिक्शन की जाती है। तो हाईएस्ट शेड टेम्परेचर कहाँ पे था, अल अजीजिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट ओवर। यहाँ पे पूछा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, तो मेडिटेरेनियन सी में। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज ए काम एरिया, इट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द स्टॉर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साइक्लोन का सेंटर होता है वो बहुत ही शांत एरिया होता है, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं। ये चीज़ हमने एनिमेशन में देखा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कॉल्ड द साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसको साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सुंदरबंस हैं इसको हम साइक्लोन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 है, इन विच टाइप ऑफ साइक्लोन विंड मूव आउट फ्रॉम ए हाई प्रेशर एरिया विथ विंड डायरेक्शन क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज़ मैंने आपको साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन में बताया था कि एंटी साइक्लोन जो होते हैं इसमें विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में जाती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इस तरह के साइक्लोन को एंटी साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन में क्या होता है, यहाँ पे विंड लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ में जाती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है। ये मैंने अलग से भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच दी कॉलम। ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, नेम ऑफ साइक्लोन दिया है और ये किस वाटर बॉडी पे ओरिजिनेट हुए थे। यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था साइक्लोन यास। नेक्स्ट यहाँ पे जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे साइक्लोन एक ओरिजिनेट हुआ था हरिकेन इंग्रिड। इसके बाद यहाँ पे जो अरेबियन सी है यहाँ पे साइक्लोन टॉक्टे ओरिजिनेट हुआ था और ये जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे हरिकेन कैटरीना ओरिजिनेट हुआ था।
राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है, थर्ड का यहाँ पे डी है एंड फोर्थ का बी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन डिड नॉट हिट इंडिया ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ 2021-22। यहाँ पे कहने की कौन सा साइक्लोन इंडिया में 2021 एंड 2022 में हिट नहीं किया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। गुलाब, यास और टॉक्टे जो साइक्लोन है ये 2021-22 के टाइम पे आया था, लेकिन जूलिया साइक्लोन नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बे ऑफ बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 96, इस साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन फिलीपींस इट इज कॉल्ड। यहाँ पे कहने की जो साइक्लोन होते हैं इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो फिलीपींस में इसको किस नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो साउथ चाइना वाला एरिया है वहाँ पे जो भी साइक्लोन आते हैं इनको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। तो फिलीपींस हो या जापान, वहाँ पे साइक्लोन आएगा तो उसको टाइफून कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 97, इन अर्ली नवंबर द लो प्रेशर कंडीशन शिफ्ट ओवर द बे ऑफ बंगाल, द ट्रांसफर इज रिलेटेड टू साइक्लोनिक लो प्रेशर विच ओरिजिनेट्स ओवर। यहाँ पे कह रहे हैं कि नवंबर के स्टार्टिंग में जो लो प्रेशर कंडीशन होती है वो बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट हो जाती है, और ये जो ट्रांसफ़र है ये साइक्लोनिक लो प्रेशर से रिलेटेड है जो कि ओरिजिनेट होता है। ये जो लो प्रेशर है वो कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, यही आपसे पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान सी पर। क्वेश्चन नंबर 98, इन इंडिया फ्रॉम वेयर डू द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन विच एंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स ओरिजिनेट। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है कि इंडिया में जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट की तरफ से एंटर करते हैं विंटर्स के टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है ये कौन सा है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनका ओरिजिन मेडिटेरेनियन सी पे होता है, और ये कुछ और नहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात की जा रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रेनफॉल करते हैं विंटर्स के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 99, दिस साइक्लोन स्टॉर्म ऑफ चाइना सी इज नोन एज। तो जो भी साइक्लोन चाइना के तरफ आते हैं या फिर साउथ चाइना सी के तरफ आते हैं उनको हम टाइफून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइक्लोन। यहाँ पे आपसे बोला है कि साइक्लोन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, द विंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये साइक्लोन के बारे में सही स्टेटमेंट है। पहले ऑप्शन में लिखा था कि हाई स्पीड की विंड सर्कुलेट होती है हाई प्रेशर एरिया में, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि हाई प्रेशर की विंड हाई प्रेशर एरिया में ही सर्कुलेट हो, ये पूरी तरीके से गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे है द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वल्नरेबल टू साइक्लोन। यहाँ पे कहने कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे साइक्लोन आते नहीं हैं या फिर वो वल्नरेबल नहीं है उसके लिए, तो ये तो गलत है क्योंकि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहीं पर साइक्लोन आता है। फोर्थ में इन्होंने लिखा था द विंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन बोथ हेमिस्फीयर। तो बोथ हेमिस्फीयर जो होता है यहाँ पे विंड की डायरेक्शन अलग अलग होती है साइक्लोन की, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वही राइट आंसर है। इसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन है इसमें, विच विंड ब्लो अक्रॉस द एशियन कॉन्टिनेंट एट लैटिट्यूड्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज रफली पैरेलल टू तिब्बतन हाईलैंड। यहाँ पे कहने की कौन सी विंड है जो कि एशियन कॉन्टिनेंट में मूव कर रही होती है हिमालयाज के नॉर्थ में तिब्बतन हाईलैंड के पैरेलल में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जेट स्ट्रीम जो है इस तरीके से मूव करती है और इंडिया में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को लेकर के आती हैं। क्वेश्चन नंबर 102, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड
टुवर्ड्स द राइट एंड लेफ्ट इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है जो कि विंड को राइट और लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती है नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये कुछ और नहीं, कोरियोलिस फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 103, इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द नाइट विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी बिकॉज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोस्टल एरियाज में नाइट के टाइम पर विंड जो होती है ये लैंड से सी के तरफ चलती है। तो ऐसा क्यों होता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर कूल्स स्लोअर दैन लैंड। जो वाटर होता है ये लैंड के कंपैरिजन में बहुत देर में ठंडा होता है। वाटर के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है और जो लैंड होता है यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। इसी वजह से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है। रात में आपको लैंड से सी की तरफ हवाएं चलते हुए दिखती हैं। यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नेम दी हॉट ड्राई ऑप्रेसिंग विंड दैट ब्लो इन दिल्ली एंड पटना। यहाँ पे कह रहे हैं कि हॉट ड्राई एंड ऑप्रेसिंग विंड जो कि दिल्ली एंड पटना के बीच में चलती है वो कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लू जो है ये नॉर्थ इंडिया में चलती है और दिल्ली और पटना इसी में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एमंग द फॉलोइंग विंड इज एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी विंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड ड्राइनेस से रिलेटेड है, यानी इसकी वजह से रेनफॉल वगैरह नहीं होती। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलर ईस्टर्लीज जो हैं ये एक्सट्रीमली कोल्ड विंड होती हैं। ये थी आज की क्लास जहाँ पे हमने एसएससी के 105 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपके कितने स्कोर आए, इसको मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसके नोट्स आपको हिंदी लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे इसी सेम पीडीएफ में। इसके नीचे मैंने ये सारे क्वेश्चंस को हिंदी में भी लिख दिया है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।